तो पावर के इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं अगले 5 नियम। ये है द 48 लॉज ऑफ पावर पार्ट 7। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर पिछले पार्ट्स मिस हो गए हैं तो उन्हें जरूर देख लें। फुल कॉन्टेक्स्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक्स आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जाहिर है, अगर इस पावर जर्नी का हिस्सा बने रहना है तो द एपिक एंड लॉजिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल से सवाल से। असली कंट्रोल यानी कि ट्रू कंट्रोल आखिर है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ किसी पर अपनी मर्जी थोपना है या इसके पीछे कोई गहरा राज है? सच तो ये है कि असली कंट्रोल लोगों को चॉइस देने में है। एक ऐसी चॉइस जहां सामने वाले को लगे कि वो फैसला ले रहा है, लेकिन चाहे वो कुछ भी चुने, जीत हमेशा आपकी ही हो। और यही कॉन्सेप्ट हमें सीधा ले आता है लॉ नंबर 31 पर। कंट्रोल दी ऑप्शंस, यानी गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील। पावर का असली खेल शर्तें तय करने में है। जब पत्ते आपके बांटे हुए होंगे तो जीत भी आपकी ही होगी। चलिए इसको एक क्लासिक कॉर्पोरेट सिचुएशन से समझते हैं। सोचिएगा, एक मैनेजर है जिसे अपनी टीम से वीकेंड पर काम करवाना है। अब वो सीधा ऑर्डर नहीं देता, नहीं, वो एक चॉइस प्रेजेंट करता है। वो कहता है, टीम, हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम सैटरडे आकर इस प्रोजेक्ट को फिनिश कर दें या फिर संडे को आकर अगले प्रोजेक्ट के लिए एक सॉलिड हेड स्टार्ट ले लें। गेम समझे? वीकेंड पर काम करना तो अब तय है, उस पर कोई डिस्कशन ही नहीं हो रहा। चॉइस सिर्फ दिन की दी जा रही है। टीम को लगता है उन्होंने फैसला किया, लेकिन असल में द पपेट मास्टर ने पहले ही सब कुछ तय कर लिया था। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सीधे सीधे अपनी ही टीम को एक जाल में फंसाना नहीं है? मेरा मानना है कि इसको एक दूसरे एंगल से भी देखा जा सकता है। ये इफेक्टिव लीडरशिप का एक टूल है। देखिए, जब बहुत सारी चॉइसेस होती हैं तो अक्सर कंफ्यूजन और पैरालिसिस होता है। एक लीडर का काम है फोकस्ड चॉइसेस देना, ताकि कंफ्यूजन दूर हो और टीम एक डिसाइसिव एक्शन ले पाए। इट्स अबाउट क्लैरिटी, नॉट ट्रैपिंग। ऑप्शंस कंट्रोल करना एक बात है, लेकिन लोगों के दिमाग को कंट्रोल करना वो बिल्कुल अलग लेवल का पावर गेम है। और यही है लॉ 32, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। क्योंकि सच्चाई अक्सर बहुत कड़वी, बहुत बोरिंग होती है। असली पावर उस सच्चाई को एक ऐसी कहानी में बदलने में है जिसे लोग सुनना चाहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पीपल हु कैन मैन्युफैक्चर रोमांस और कॉन्जर अप फैंटेसी आर लाइक ओएसिस इन द डेजर्ट, एवरीवन फ्लॉक्स टू देम। सोच के देखिए, जो लोग लोगों के लिए एक सपना, एक फैंटेसी क्रिएट कर सकते हैं, वो रेगिस्तान में एक नखलिस्तान यानी ओएसिस की तरह बन जाते हैं। लोग फैक्ट्स की तरफ नहीं, एक कंपेलिंग विजन की तरफ भागते हैं। इसको एक बहुत ही रूथलेस कॉर्पोरेट एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, एक नया स्टार्टअप है जिसका सीईओ बहुत कैरिज्मेटिक है। उसकी पिच क्या है? हम सिर्फ एक कंपनी नहीं है, हम एक रेवोल्यूशन है। लेकिन रियलिटी है कम सैलरी, लंबे घंटी और बहुत ज्यादा प्रेशर। तो लोग क्यों काम कर रहे हैं? फैंटेसी के लिए, दुनिया बदलने का सपना और आने वाले कल में स्टॉक ऑप्शन से मिलने वाले लाखों करोड़ों का वादा। नतीजा ये होता है कि एम्प्लॉयज हाईली मोटिवेटेड रहते हैं, अपने काम को एक ग्रैंड मिशन मानते हैं और अपनी मेहनत उस सपने में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये सिर्फ मैनिपुलेशन नहीं है, ये विजनरी लीडरशिप है। एक सच्चा लीडर हमेशा फैक्ट्स को एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी में वीव करता है जो उसकी टीम को एक कॉमन गोल के लिए जोड़े रखे। वो फ्यूचर की एक ऐसी तस्वीर पेंट करता है जिसके लिए हर कोई एक्स्ट्रा माइल जाने को तैयार हो जाता है। लोगों की फैंटेसी को समझना एक बात है, पर उनकी सबसे गहरी कमजोरी को जानना, यह है असली पावर। और यही है लॉ 33, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। ग्रीन कहते हैं, हर इंसान के आर्मर में एक छेद होता है, एक कमजोरी। तो ये थंब स्क्रू है क्या? ये है वो छुपी हुई इनसिक्योरिटी, वो अनकंट्रोलेबल इमोशन, या वो ऐसी गुप्त जरूरत जिसे अगर आपने पकड़ लिया तो आपको उस इंसान पर पूरा लेवरेज मिल जाता है। चलिए इसको कॉर्पोरेट बैटलफील्ड में अप्लाई करते हैं। इमेजिन कीजिए, आपका एक कॉलीग है, हाईली एम्बिशियस, बहुत स्मार्ट, लेकिन आपको पता है कि वो अपने हम्बल बैकग्राउंड को लेकर अंदर ही अंदर बहुत इनसिक्योर है। तो उसकी कमजोरी, उसका थंब स्क्रू क्या हुआ? कॉन्स्टेंट वैलिडेशन। उसे बार बार ये सुनना है कि वो कितना इंटेलिजेंट और क्लासी है। आप देखिए आगे क्या होता है। आपको एक प्रोजेक्ट पर उसका सपोर्ट चाहिए। आप लॉजिक और डेटा पर बहस नहीं करते, बिल्कुल नहीं। आप सीनियर मैनेजमेंट के सामने उसके सोफिस्टिकेटेड अप्रोच और ब्रिलियंट इनसाइट की तारीफ कर देते हैं, और बस खेल खत्म। उसे वो वैलिडेशन मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। अब वो न सिर्फ आपके साइड में है, बल्कि इमोशनली आपकी प्रपोजल से जुड़ चुका है। लेकिन फिर से यहां एक अलग पर्सपेक्टिव है।
मेरा मानना है कि इसका मतलब लोगों की वीकनेस को एक्सप्लॉइट करना नहीं, बल्कि उन्हें इमोशनली समझना है। इमोशनल इंटेलिजेंस। एक अच्छा लीडर ये जानता है कि उसकी टीम के हर मेंबर को क्या चीज मोटिवेट करती है, क्या चीज डीमोटिवेट करती है, और उस अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल वो उन्हें सपोर्ट करने और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए करता है। दूसरों को समझना बहुत जरूरी है, पर उतना ही जरूरी है कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं। यहां हम आते हैं लॉ 34 पर। बी रॉयल इन योर ओन फैशन। सीधा सा मतलब है, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। दुनिया आपको वैसा ही ट्रीट करेगी जैसा आप खुद को ट्रीट करते हैं। अगर आप खुद को राजा मानते हैं तो दुनिया भी आपको राजा मानेगी। और ये फर्क बहुत साफ है। देखिए, जब आप कॉमन अपीयर करते हैं तो आप डिसरिस्पेक्ट इनवाइट करते हैं। लोग आपको रिप्लेसेबल समझते हैं, आप भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। लेकिन जब आप रॉयल अपीयर करते हैं तो आप रिस्पेक्ट कमांड करते हैं, आप अथॉरिटी प्रोजेक्ट करते हैं और लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। इसको एक क्राइसिस सिचुएशन में देखते हैं। कंपनी में एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। एक मैनेजर है जो पैनिक कर रहा है, हाथ पांव फूल गए हैं, और एक दूसरा मैनेजर है जो बिल्कुल शांत है, कॉन्फिडेंट है और आकर डिसाइसिवली कहता है कि हम ये करेंगे। अब बताइए, लोग किसके पीछे चलेंगे? जवाब बिल्कुल क्लियर है। तो मेरा मानना है कि ये लॉ एरोगेंस के बारे में नहीं है। ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बारे में है जिसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस। मतलब अपने एक्शंस, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने अपीयरेंस से एक सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोजेक्ट करना। जब आप खुद को सीरियसली लेंगे तभी तो दूसरे आपको सीरियसली लेंगे। और अब आते हैं आज के आखिरी और शायद सबसे जरूरी लॉ पर। लॉ 35, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। इसका कोर प्रिंसिपल, नेवर सीम टू बी इन अ हरी। जल्दबाजी कमजोरी की निशानी है। असली पावर स्ट्रेटेजिक पेशेंस और सही वक्त पर लिए गए एक्शन में है। इस मास्टर क्लास को एक बिजनेस टाइमलाइन से समझते हैं। क्वार्टर 1, द ऑब्जर्वर। आप कुछ नहीं करते, आप सिर्फ मार्केट को एनालाइज करते हैं, अपने राइवल्स को पहला मूव लेने देते हैं। क्वार्टर 2, द पेशेंट प्लानर। अब आप शांति से उनकी गलतियों को देखते हैं और उसके बेसिस पर अपने स्ट्रैटेजी बनाते हैं। क्वार्टर 3, द स्ट्राइक। ये है एक्शन का टाइम। जब मार्केट बिल्कुल तैयार हो और आपका ओपोनेंट सबसे कमजोर, तब आप अपना मूव चलते हैं। और क्वार्टर 4, द वेक्टर। आपकी सुपीरियर टाइमिंग और एग्जीक्यूशन की वजह से आप पूरे स्पेस को डोमिनेट कर जाते हैं। तो ये थे पावर के लॉ 31 से 35। लेकिन ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं। अगले 5 गेम चेंजिंग लॉस के लिए पार्ट 8 का इंतजार कीजिए।